माइनस माइनस आया आया हम पे तुम पे सब पे देखो संकट कैसा छाया छाया कैसा तो ये नंबर है आर्थिक संकट सर पर है बिजनेस चाहिए हाँ भाई चाहिए नौकरी चाहिए हाँ भाई चाहिए माइनस 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 सपनों पे जामी बर्फ है अंधेरा चारों तरफ है नजर ना हमें कुछ आए रे जीने को तो कुछ चाहिए रे माइनस 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 माइनस। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। माइनस बहुत बुरी चीज होती है। अगर तापमान माइनस हो जाए तो बर्फ जमने लगती है। बर्फ जमने लगती है तो हाड़ कांपने लगते हैं। उसकी ठंड से बचने के लिए घर का तापमान बढ़ाना पड़ता है। भारत की जीडीपी माइनस में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि चलती फिरती मशीनें, सड़कें, शहर सब जाम हो चुके हैं, बर्फ जम गई है। ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ याद है आपको? एक लड़की को लगता है कि जिस दिन उसकी खिड़की से दिखने वाली बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा उस दिन वो भी मर जाएगी। बेल के पत्ते कई दिनों तक झड़ते रहते हैं। पतझड़ बर्फीली हवाओं और बारिश की थपेड़ों को सहते रहते हैं, मगर एक दिन वो उम्मीद टूट जाती है। एक दिन वो आखिरी पत्ता भी टूट जाता है। लेकिन लड़की को पता नहीं चलता, क्योंकि उसका पड़ोसी एक पेंटर रातों रात पेंट कर वहीं एक और पत्ता बना देता है। पेंटर हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। वो नकली पत्ता उस पेंटर का मास्टरपीस होता है। उसे बनाने के चक्कर में वो खुद निमोनिया से मर जाता है। लड़की बच जाती है। यहाँ भी नकली तस्वीर बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वो कहानी थी, ये असलियत है। कब तक छुपती? वैसे बर्फ को लेकर हिंदी सिनेमा में बहुत सुंदर गीत हैं। बिजली को लेकर भी दिल ने फिर याद किया का गाना मेरे साथ गाइए। मैं गा नहीं सकता इसलिए पढ़ रहा हूँ। आप यही सोच रहे होंगे कि जीडीपी के -24 होने का संबंध दिल ने फिर याद किया के गाने से क्या है। जब इतने साल तक अर्थव्यवस्था की बर्बादी को लेकर नहीं सोचा तो अब इतना क्यों सोचना है। गज़ल जैसे गाई जाती है और पढ़ी भी जाती है। पढ़ने को तहत कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। महान गीतकार जीएल रावल के ये गीत हैं। सोचिए, बर्फ पड़ी हो और बर्फ गिर जाए। बर्फ मतलब बिजली गिर जाए। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। वो भी क्या दिन थे हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बनाई है, ये वो गुलशन है कि जिसमें न बहार आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। हम वो परवाने हैं जो शम्मा का गम भरते हैं, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं। आह निकले तो ये प्यार की रुसवाई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। इसलिए आह नहीं निकल रही है ना बहुतों की। आपकी आर्थिक बर्बादी की आह बर्फ में जम रही है। आप अपनी राजनीतिक भक्ति की आग में खामोशी से ही जला कीजिए। जब तापमान माइनस में पहुंच जाए तो भीतर की आग ही बचाएगी। भारत की जीडीपी की विकास दर -24 हो चुकी है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर -39 हो चुकी है। यह वो सेक्टर था जिसे मेक इन इंडिया का झंडा बुलंद करना था। ट्विटर पर चहकने वाले, फुदकने वाले मंत्रीगण लगता है आज बाग बदलकर कहीं चले गए हैं। इस गिरावट को लेकर कहीं कोई बयान नहीं, चहचहाहट नहीं है। यहाँ भी कोलाहल नहीं है। अपने निज वन उपवन में मयूर संघ कार्यालयीन प्रधानमंत्री के आभा मंडल की शांति सुखद एहसास दिलाती है। जम्बू
द्वीप आर्यावर्त भारत कभी सोने की चिड़िया था, कभी सोने की चिड़िया होगा। मयूर उसी सोने की चिड़िया का प्रतीक है। इन तस्वीरों को अपने आध्यात्मिक मन की ऊर्जा से देखा कीजिए। कार्यालयीन प्रधानमंत्री उन फाइलों को पढ़ने में तल्लीन है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की चंद पंक्तियां बरबस याद आती हैं। पढ़ने का तरीका 10वीं क्लास के डिबेट का है, जो अगले वाक्य से पहले वक्ता ऐसे ही बोलता है। कवि लिखते हैं, यहाँ शासना देश घोषणा विजयों की हुंकार सुनाती, यहाँ भूख से विकल दलित को पदतल में फिर गिरवाती, बड़ी लालसा यहाँ सुयश की अपराधों की स्वीकृति बनती, अंध प्रेरणा से परिचालित कर्ता में करते निज गिनती। इस तस्वीर की तिथि पहले नोट कर लें जजमान। शक संवत 1942, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, रविवार, विक्रम संवत 2077। क्रिस्तानी कैलेंडर के अनुसार 23 अगस्त। क्या शांत मन से राष्ट्र कर्म में संलिप्त प्रधानमंत्री 31 अगस्त को आने वाली जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट से किंचित चिंतित होंगे? कम से कम इन तस्वीरों से तो ऐसा नहीं लगता है। हाय हाय जीडीपी, हाय हाय जीडीपी करने वालों से एक निवेदन है, वे प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीटित इस कविता का स्वर पाठ करें और तस्वीर का आनंद लें। भोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर, रग रग है रंगा नीला भूरा श्याम सुहाना, मनमोहक मोर निराला। रंग है पर राग नहीं, विराग का विश्राम यही, न चाह न वाह न आह, गूंजे घर घर आज भी गान, जिए तो मुरली के साथ, जाएं तो मुरलीधर के ताज। जीवात्मा ही शिवात्मा अंतर्मन की अनंत धारा, मन मंदिर में उजियारा सारा, बिन वाद विवाद संवाद, बिन सूर स्वर संदेश, मोर चहकता मौन महकता। नाहा का परेशान है जीडीपी डबल डिजिट के माइनस में चली गई है। प्रधानमंत्री से सीखिए, चेहरे पर कितनी कांति है, आभा मंडल में कितनी शांति है। अप्रैल से जून के बीच पहली तिमाही गिनी जाती है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अगर हमारी जीडीपी की विकास दर -24% हो जाए तो विद्वानों की कोई भूमिका नहीं रह जाती। वो अब क्या करेंगे? विकास विकास इतना कर दिया कि विकास ही छिप गया, माइनस में चला गया। आइए हम सब मिलकर नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह पुस्तक जॉर्जेस और अमर्त्य सेन ने लिखी है, राजकमल से प्रकाशित है, हिंदी में अनुदित है। हिंदी में नाम है भारत और उसके विरोधाभास। पहले चैप्टर का नाम है नया भारत। पहली पंक्ति कमाल की है, ओह यह प्यार का बसंत कैसा, अप्रैल के एक दिन की डगमग महिमा जैसा। द ट्रू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का यह संवाद है। इसी पुस्तक में पेज नंबर 37 पर टंकित है, यानी हिंदी में अंकित है, कि आज़ादी के पहले भारत की जीडीपी मुख्यतः स्थिरता या गिरावट की ओर रहती थी। आज़ादी के तुरंत बाद के दशक में इसमें सालाना 3.5% की वृद्धि भी वास्तव में एक छलांग थी। नेहरू के दौर में 0 से 3.5% की छलांग। दिन रात नेहरू की निंदा करने के दौर में भारत की जीडीपी की दर -24% हो गई है, यानी जो 70 साल में नहीं हुआ वो इस साल हो गया। नेहरू को 0 जीडीपी का भारत मिला था, मोदी जी को 5.5 या 6% की जीडीपी का भारत मिला था। 6 साल में हम 0 पर भी नहीं पहुंचे, कम से कम 0 पर पहुंचकर थोड़ा विश्राम कर लेते, सुस्ता लेते, लेकिन यहां तो धड़ाम से गिरकर -24% पर आ गए हैं। शिव शंभु, शिव शंभु। मैं अपनी बात को हल्का नहीं करना चाहता कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 मार्च को कहा था कि कोविड-19 का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे नागरिकों की गंभीरता पर पूरा यकीन है, क्योंकि जीडीपी माइनस में नहीं है, भारत के नागरिक भी माइनस में हैं। उनकी चेतना पर बर्फ जम गई है। तभी तो चैनलों के जरिए एंकर आपके खून में उबाल पैदा कर रहे हैं। आइए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन के बयानों में आए क्रमिक परिवर्तन पर दृष्टिपात करें, यानी हिंदी में देखें। 4 मई को केवी कहते हैं कि कोविड के असर के कारण जीडीपी प्लस में रहेगी, 1 या 2% प्लस। जीडीपी पर जारी अपने बयान में इतिहास का लंबी चादर तान देते।
कहते हैं 1870 से लेकर अब तक के 150 साल में ऐसा एक बार हुआ है जिससे हम गुजर रहे हैं। ब्रिटेन का लॉकडाउन कम सख्त था, मगर वहां भी 22% की गिरावट आई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि कोर सेक्टर में अप्रैल के महीने में 38% की गिरावट आई, जो मई में संभलकर 22% की गिरावट आई, जो जून में 13% हुई और जुलाई में 9% पर आई, मगर रही माइनस में। समस्या यह है कि आप जिस सीढ़ी से अर्थव्यवस्था को गिरते हुए देखते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार उस सीढ़ी के बजाय किसी और सीढ़ी से चढ़ते हुए देखते हैं। वे यह नहीं बताते कि इस दौरान जीडीपी में कितनी रिकवरी हुई, तब बताना पड़ेगा कि गिरावट कितनी हुई थी। क्या वाकई -40 की गिरावट आई थी? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वी शेप की रिकवरी हो रही है, यानी जैसे नीचे गई थी वैसे ही ऊपर आ रही है। जब CNBC TV 18 की एंकर ने पूछा कि क्या अगली 2 तिमाही यानी 6 महीने में आपको उछाल दिखता है, तो कहते हैं पता नहीं। पता तो 4 मई को भी नहीं था, पता अब भी नहीं है। ऐसा ही बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का है कि पूर्वी लद्दाख में चीन क्यों इतनी तैनाती कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जब मुख्य आर्थिक सलाहकार को ही पता नहीं तो किससे पूछें? अभी तक वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने 24 घंटे हो जाने के बाद भी जीडीपी पर कोई बयान नहीं दिया है। कम से कम चीन की किसी कंपनी को ही बैन कर देते, एंकरों में जोश आ जाता, मेरी आवाज में खनक आ जाती, लोगों का ध्यान भटका दिया जाता। माइनस का तापमान बर्फ जमा देता है, हवा सर्द हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि वक्ता क्यों नहीं आए अभी तक ताकि गर्माहट पैदा करें। 20-25 आ जाते स्क्रीन पर और लाखों लोग यूट्यूब पर जाकर देखने लगते। वक्ताओं के भरोसे आप ना बैठे हैं, वो आ भी जाएंगे, लेकिन कथा तो सुनिए जो सुना रहा हूं। अभी आपको कुत्ता पालना है, गाय पालनी है, मोर पालने हैं, खिलौने बेचने हैं, आत्मनिर्भर बनना है। कोविड की दुनिया में तारीफ हो रही है भारत की, तो सबसे ज्यादा केस भारत में आने लगे। 5 अगस्त को अयोध्या में नए भारत के उदय का अनाउंसमेंट हो गया तो जहाज ही उतर गया आसमान से। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में दर्ज की गई है। अमेरिका की जीडीपी में 9.5% की गिरावट आई है। जापान की जीडीपी में 7.6% की गिरावट आई है। ब्रिटेन में 20.4% की गिरावट आई है। फ्रांस में 13.8% की, इटली में 12.4% की, कनाडा में 12% की गिरावट आई है। केवी सुब्रमण्यन ने इनमें से ब्रिटेन को चुन लिया कि वहां भी 22% की गिरावट आई है। यूनिवर्सिटी की रिजल्ट में जब कोई फेल करता है तो वह लिस्ट में देखता है और कौन कौन फेल हुआ है, ताकि घर जाकर बता सके कि इस बार कॉपी ही ठीक से चेक नहीं हुई है, कम नंबर मिले हैं और कई लोग फेल हो गए। अब आते हैं डेट टू जीडीपी के अनुपात पर। इसे हिंदी में ठीक से समझें। जीडीपी के आकार का कितना प्रतिशत कर्ज सरकार के पास है, इसे डेट टू जीडीपी कहते हैं। ज्यादा कर्ज है तो मतलब बुरी बात है। जीडीपी का आकार अगर सिकुड़ेगा, जैसा कि अभी सिकुड़ा है, तो उस अनुपात में कर्ज बढ़ जाएगा, पहले का लिया हुआ कर्ज भी बढ़ जाएगा। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार अगर जीडीपी के आकार का 77% हिस्सा कर्ज का है, तब आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। 77% कर्ज के आगे जितना कर्ज बढ़ेगा जीडीपी के अनुपात में, तो उसके कारण किसी देश की आर्थिक विकास में 1.7% की गिरावट आएगी। भारतीय स्टेट बैंक की जुलाई रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी के अनुपात में कर्ज का प्रतिशत 87.6% हो गया है। 87.6। अब जीडीपी की दर 2 अंकों में गिरकर माइनस हो गई तो कर्ज का अनुपात काफी बढ़ जाएगा। 2012 में जीडीपी के अनुपात में भारत सरकार का कर्जा 58.5 लाख करोड़ का था, जीडीपी का 67.4%। 2020 में जीडीपी के अनुपात में भारत सरकार का कर्जा 146 लाख करोड़ का हो गया है, यानी 72.2%। अब अगर यहां से जीडीपी सिकुड़ती है तो कर्जे का प्रतिशत 77 से पार जा सकता है, 87% तक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में संप्रभु राष्ट्र डिफॉल्ट कर जाते हैं, देश दिवालिया हो जाता है।
कई देशों में जीडीपी के अनुपात में कर्ज काफी अधिक हो चुकी है, मगर सभी का दिवाला नहीं निकला है। यह जरूरी भी नहीं, सबकी अलग परिस्थिति होती है। जैसे अमेरिका डॉलर की कीमत गिरा सकता है, वो स्थिति में है, या छाप लेगा तो बच सकता है। जापान में जीडीपी के अनुपात में कर्जा 228% है, मगर यहां ज्यादातर कर्जा नागरिकों का है, सरकार का कम है। क्या भारत में जीडीपी के अनुपात में कर्जा बढ़ा तो आर्थिक तबाही और मच सकती है? यह प्रश्न है, मगर कोई बोल नहीं रहा है। पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण ने जीडीपी के आंकड़े आने के 24 घंटे तक कोई ट्वीट नहीं किए। प्रधानमंत्री से तो आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रात 8 बजे आकर राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री लगातार अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे हैं, पर वे नेगेटिव नहीं सोचते हैं, इसलिए नेगेटिव आंकड़ों पर शायद ही बोलें। प्रधानमंत्री ने आर्थिक तबाही को छोड़ संभावनाओं की लगातार बातें करते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि खिलौना बनाइए, कुत्ता पालिए। जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, खाने के लिए पैसे ना हो, तो उन्हें देसी कुत्ता पालने का यह सुझाव वाकई मानवता से प्रेरित है। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में जीव के प्रति लगाव के संदेश को धारण करने का वक्त आ गया है। जीवात्मा का दीदार और सत्कार ही तो जीवन का उद्देश्य है। पर किस ब्रांड के कुत्ते पालेंगे, ये आप प्रधानमंत्री से ही सुनिए। मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। इसी तरह देसी गाय के उत्थान को लेकर भी बहस हुई। आज मध्य प्रदेश की सरकार गौशालाओं की गायों को चारे के लिए एक दिन का 1 रुपया 60 पैसा दे पा रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है। यह घटना जीडीपी के माइनस में जाने के पहले की है। अच्छा, याद है आपको, मैंने एक प्राइम टाइम के एक एपिसोड में एक लाइन कही थी, जब जनता के विवेक की निगाहों से कोई काजल चुरा लेता है, तब रात भी दिन की तरह दिखाई देती है। हर घर में गाय होना चाहिए, तो अपने आप दूध 50 रुपये लीटर है यहाँ। तो एक गाय पाल ले, कोई ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, और 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। ये दूरदृष्टा नेता थे। अगर आपने बात मानकर गाय पाल ली होती तो आज भारत में रोजगार की नदियां बह रही होती। जब लगा कि गाय को लेकर राजनीति चल पड़ रही है, तो गाय को लेकर आयोग वायोग बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, मंत्री बन गए। अब कुत्ता को लेकर भी आयोग बने, मंत्रालय बने। हमें -24% की जीडीपी से हर हाल में निकलना। एक बार हम ठान लें तो जैसे ठानने के बाद हमने माइनस में पहुंचा दिया, वैसे ही हम पॉजिटिव में आ जाएंगे। अब 2 प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्न प्रश्नोपनिषद से प्रभावित है। पहला, नोटबंदी हुई तो वह फैसला किसका था? किन प्रक्रियाओं के तहत सघन विचार विमर्श के बाद नोटबंदी हुई, जिससे अगले 1 साल तक देश की आर्थिक तरक्की सुस्त पड़ गई? दूसरा प्रश्न है कि तालाबंदी करने से पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? इतना बड़ा देश आप ठप करने जा रहे थे तो कितने घंटे का विचार विमर्श चला? कौन लोग थे उस विचार विमर्श में? महामारी के विशेषज्ञ क्या बुलाए गए थे? क्या उनसे पूछा गया था कि क्या क्या करना है? क्योंकि तालाबंदी का सुझाव तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नहीं दिया था, आज भी WHO नहीं देता है। याद दिलाने के लिए फिर से देखिए। कोई समझ है कि इस संख्या के बाद हमें तालाबंदी हटा लेनी चाहिए? क्योंकि आपने जो क्वारंटीन की गाइडलाइन दी है उसमें पॉपुलेशन लॉकडाउन की बात नहीं है। WHO ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी। उन्होंने सारे मेजर्स बताए थे, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह और बाकी पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जिससे ये डायग्नोसिस, डिटेक्शन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, कॉन्टैक्ट्स का क्वारंटीन, तो यही सारे जो मेजर्स थे। पर कई देशों ने इससे भी ज़्यादा कठोर तरह के मेजर्स यूज़ किए, लॉकडाउन वगैरह कई देशों में हम देख रहे हैं। तो अब बाहर निकलने का जो तरीका है वो जो है, इट हैज़ टू बी स्लो एंड मेजर्ड अप्रोच, और उसको मेरे ख्याल से देखते हुए, एक एक स्टेप को देखते हुए, समझते हुए
अगला स्टेप लेना चाहिए। तालाबंदी के ऐलान के भाषण की बड़ी चर्चा हुई थी उस वक्त मार्च में। कई पत्रकारों ने लिखा, तुरंत ट्वीट किया, भाषण समझे बिना। संवाद करने की ऐसी शैली होनी चाहिए। प्रचार हुआ कि प्रधानमंत्री में विषम परिस्थितियों में कड़े निर्णय लेने की क्षमता है, जबकि उस वक्त तक विषम परिस्थिति तो आई ही नहीं थी। कड़े निर्णय की जगह जरूरत थी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, हवाई अड्डों पर जांच की व्यवस्था करनी थी। यह सब ना होकर सीधे तालाबंदी, पूरा देश बंद। असली विषम परिस्थिति तो अब आई है, अब आएगी। तालाबंदी के बाद भी 34 लाख कोरोना के केस हो चुके हैं, 65,000 लोग मर चुके हैं। कई हफ्तों से तालाबंदी हट ही रही है, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। कड़े निर्णय लेने का स्कोप ही अब कम है। नोटबंदी और तालाबंदी विषम परिस्थितियों में लिया गया कड़ा निर्णय नहीं था, बल्कि ऐसे फैसलों के कारण लिए गए तथाकथित कड़े निर्णय से आज विषम परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। जीडीपी का तापमान माइनस में चला गया है। आपकी नौकरी, आर्थिक तरक्की सब खतरे में पड़ चुकी है। पिछले साल की तुलना में निवेश 47.9% गिर गया है। निर्माण और व्यापार क्षेत्र में 50.3% की गिरावट आ गई है। खनन में 23.3% की गिरावट आई है। पिछले साल की तुलना में फाइनेंस सेक्टर में 5.3% सिकुड़ गया है। होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार, ब्रॉडकास्ट की सर्विसेज में 47% की गिरावट है। माइनस माइनस माइनस, जहां भी नजर दौड़ाइए माइनस नजर आता है। बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। वेणु हमारे साथ हैं, चलते हैं इनसे बात करने। वेणु, आपसे पहला सवाल यही है कि अगर हम ये एक तर्क दिया जा रहा है कि सारी दुनिया में ही गिरावट है, क्या ये तर्क इस जीडीपी में जो गिरावट आई है उसको संतुष्ट करता है? देखिए रवीश जी, मैंने दुनिया में और भी जो सारे जो विकासशील देश हैं, जो जिसे इमर्जिंग इकोनॉमीज कहा जाता है, जो डेवलपिंग इकोनॉमी, जो इंडिया के साइज की जो है, आप उनसे मैंने तुलना करिए और कहीं पे भी इतना बुरा हाल कहीं पे नहीं है। मैं तो कहूंगा चीन में जैसे अप्रैल से जून तक 3.2% की बढ़ोतरी हुई है जीडीपी में, और बाकी आप देख लें, जैसे साउथ कोरिया देख लें, आप इंडोनेशिया देख लें, जो एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी मानी जाती है, रशिया देख लें जो ब्रिक्स का भाग है, ब्राजील के तो भी लेटेस्ट आंकड़े आए नहीं, मगर जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ, और वहां पे आप जो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है 3% से लेके 10% के बीच में है। तो मैं ये कहूंगा कि इस स्थिति, ये बात सही है कि ग्लोबली दुनिया में इस कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को ठोस पहुंची, मगर इतना बुरा हिंदुस्तान जैसा 24% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ कहीं नहीं हुआ। सबसे बिल्कुल नीचे, अगर आप पूरे अगर देशों की ग्रोथ रेट अगर देखें अप्रैल से जून तक, हिंदुस्तान शायद बॉटम में सबसे नीचे आता है। और इसका कारण भी रवीश यही है क्योंकि और देशों ने हमारे जैसा लॉकडाउन उन्होंने नहीं किया, और अगर उन्होंने किया लॉकडाउन तो वो जो कंस्ट्रक्शन का जो काम वगैरह जो पीछे जो चल रहा था, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, मेट्रो, बड़े बड़े बिल्डिंग, वो तकरीबन सब देशों ने उनको संभाला है। और मेरा मानना है उनको इसलिए संभाला है क्योंकि वहां पे जो कैपिटलिज्म, जो इकोनॉमीज में जो वेज लेबर जो है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनकी सुविधा हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा है। हिंदुस्तान में हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है जो कंस्ट्रक्शन के जो इकोसिस्टम है, वो सुविधा हम मुहैया नहीं करवा पाए। और प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद कि भाई इनको कुछ सपोर्ट दिया जाए, इनको भाई लैंडलॉर्ड से कहा जाए इनको किस तरह रोके, हालांकि सरकार उनके हाथ में कुछ पैसे नहीं दिए। मगर और सब देशों में, सब देशों में लोगों से मैंने बात की, कई देशों में सब जगह सरकार ने मुहैया कराई इन लोगों को रहने की जगह, और जो खर्चा महीने का जो एटलीस्ट 5, 6, 7 महीने खर्चा बैंक अकाउंट में आ रहा है, और ये चीज हमारे यहाँ ठीक से हम मैनेज नहीं कर पाए। और कंस्ट्रक्शन, रवीश मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन में 50% गिरावट आई है हिंदुस्तान में। आप और सब देशों में देखिए, कंस्ट्रक्शन में आपको 50% कंस्ट्रक्शन के जो उत्पादन के में गिरावट आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है।
तो वो इसीलिए वित्त मंत्री को पहले पता होगा, इसलिए उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड कह दिया जीएसटी की मीटिंग में। और ये आंकड़े आने के 24 घंटे तक तो मैंने देखा कि ट्विटर पर उनके कोई बयान नहीं है। आगे आ जाएं वो अलग बात है, अब वो बोल नहीं रही हैं। तो क्या ये जवाबदेही में इंसानी हस्तक्षेप, ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई भूमिका नहीं है कि आपने इस तरह के फैसले क्यों लिए? जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वेणु, वो कह रहे हैं कि 1870 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। 150 साल की अर्थव्यवस्था में, 150 साल के इस तरह के दौर में एक बार ऐसी घटना हुई है। क्या इस तरह के तर्क काफ़ी हैं कि वो अपनी सुविधा से ब्रिटेन से तुलना कर लेते हैं और बाकी एशियाई मुल्कों से तुलना नहीं करते हैं? तो मैं रवीश, मुझे भी ये बात थोड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि कल कोई बड़े मिनिस्टर कोई नहीं आए, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, और जो बड़े इनके जो कंस्ट्रक्शन जो मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट गडकरी नहीं आए आगे। और कल मैंने ये भी देखा कि चैनलों में भी जो कंपनियों के जो बड़े बड़े सीईओ, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें बुलाया गया बात करने के लिए इस पर वहां पे भी ज्यादा इस पे लोग बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कहना कि ये 100 साल में एक बार, ये तो सभी बोल रहे हैं और देश भी बोल रही हैं, मगर और देशों ने किस तरह इससे डील किया, अब ये देखना जरूरी है। और किस तरह रवीश, हमसे गलती ये हुई, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई के मेरे ख्याल बीच में एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर से उन्होंने करा और अनलॉक करने के सिलसिले में। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सबसे जल्दी रिकवरी, आर्थिक रिकवरी के उस पे आएगा पास में। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। तो तभी मैंने एक लेख लिखा था कि चाइना तो मुझे दिख रहा है आर्थिक रिकवरी वो बहुत जल्दी कर रहा है, मगर कल भी आप देखिए आर्थिक सलाहकार से पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई अब हालांकि अप्रैल से जून के आंकड़े खराब है बहुत, पर उन्होंने कहा कि जून के बाद अगला जो तिमाही होगा या अगस्त सितंबर अक्टूबर जीडीपी पॉजिटिव आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं दावा नहीं कर सकता। तो मुझे कहीं अभी भी हिचक है, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है सलाहकारों में और सरकार के अंदर कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो अगली जो तिमाही है वहां पे पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चाइना, साउथ कोरिया और ये सारे देश हैं, यहाँ पे पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ आपको मिलेगी अगले 2 तिमाही में। इसलिए मेरा मानना है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं और देशों से तुलना करें तो हमारी जो रिकवरी जो है वो बहुत ही स्लो और बिल्कुल मेरे ख्याल आखिरी के जो 5% देशों में आएगा जो रिकवरी। वेणु, एक सवाल ये भी है कि डेट टू जीडीपी की हम बात कर रहे थे, अपने इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया कि जीडीपी का जो बेस है, साइज है, उसके कितना अनुपात आपके कर्जे का है। अगर वो 80% से ज़्यादा चला जाता है तो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की बात होती है, देश भी एक तरह से अपने आप को दिवालिया घोषित करता है और कई तरह के कदम लेता है। क्या आपको लगता है कि हमारी स्थिति, अगर जीडीपी इस तरह से सिकुड़ी रही और कर्ज, फिस्कल डेफिसिट जिस तरह से बढ़ रहा है, तो एक सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की स्थिति आ सकती है? देखिए रवीश, ये कोरोना संक्रमण से पहले अगर आप पिछले साल अगर हमारे डेट टू जीडीपी देखें तो हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है जो और देशों के तुलना में। खासकर डेट टू जीडीपी खराब सबसे ज्यादा जो विकसित देशों का है, जैसे अमेरिका का 100%, जापान का 200% से ऊपर है, इस तरह जो यूरोप का भी बहुत ज्यादा है। बट क्योंकि वो देश, उनका जो आर्थिक जो बेस इतना बड़ा है और उनकी जो करेंसी, जो डॉलर, यूरो, वो बड़ी करेंसी है और बड़ी इकोनॉमी है, तो वो बड़ी ज्यादा डेट टू जीडीपी झेल जाती है। मगर जो विकासशील देश है वहां पे जो डेट टू जीडीपी 80% से बढ़ने से होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमें फिर आंखें दिखाना शुरू कर देती कि आप ठीक नहीं है, और दुनिया के निवेशकों को वो चेतावनी देना शुरू कर देती है। मगर कोरोना के चलते रेटिंग एजेंसीज ने भी एक किस्म से थोड़ा लोगों को एक किस्म से लीनियंसी दिखाई है देशों को, और भी देशों में जो विकासशील देश हैं जिनकी डेट टू जीडीपी ज्यादा है, ब्राजील हुआ या आपका और जो देश है, वहां पे भी उन्होंने काफी स्टिमुलस जो सपोर्ट दिया है, लोगों के हाथ में पैसा डाला है। मुझे कल ही कोई बता रहे, सिंगापुर में लोगों के जो रिटेल वर्कर्स जो और भी जो सैलरीड क्लास है, वहां पे रूरल तो एग्रीकल्चर तो कम है सिंगापुर में, वहां ऑटोमेटिकली सबके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो जो और भी जगह जो इस तरह की इंटरवेंशन हुई है, एक मैंने कंपनी है रवीश, मैंने देखा है, वो कंपनी
एक मल्टीनेशनल कंपनी है, पब्लिक रिलेशंस कंपनी है, वो दुनिया में करीब 15-20 देशों में है। उनके सीईओ ने मुझे बताया कि और देशों में सब जगह उनकी कंपनी के लोगों को सैलरी 50% तक मुहैया करवाई है। हिंदुस्तान में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा। तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी प्रॉब्लम ये है कि जो सरकार ने बिल्कुल जिस तरह मोदी जी और मोदी के सलाहकारों ने कल, जैसे आर्थिक सलाहकार ने कल ये उनसे पूछा गया कि आप पैसे क्यों नहीं मुहैया करा रहे लोगों को और ज्यादा, जितना आपने जो गेहूं चावल जो भी जो गांवों में किया वो तो किया है, मतलब शहरों में क्यों नहीं कर रहे? वो कहने लगे हम हमारे पास, उन्होंने कहा हमारे पास पाउडर है, हमने उसको रखा हुआ है, पाउडर मतलब बारूद हमने रखा हुआ है, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे को एकदम ये लगा कि आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब सब डायलॉग बोलने में लगे हुए, जैसे कोई देश ना चला रहे हो, फिल्म का संवाद लिख रहे हो और जावेद अख्तर अपने आप को समझ रहे हो। रविश, मुझे ये उनकी बातों से ये लगा कि पेशेंट आईसीयू में है, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं जो स्टेरॉइड उनको तब दूंगा, सांस जब उनकी आखिरी सांस तक पहुंचने तक मैं थोड़ा वेट करूंगा, जब आखिरी सांस जब लेने वाली बात आएगी तब मैं ये पूरा फिस्कल सपोर्ट जो स्टिमुलस दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वेणु जानकारी देने के लिए। अभी तो सैलरी भी मिल जा रही है सरकारी कर्मचारियों को, वो भी कब तक मिलेगी ये भी देखने की मीडिया में भी सैलरी आपको पता ही होगा, ज्यादातर सब जगह कटौती हुई। आप दुखती रख पे क्यों हाथ रखना चाहते हैं? हमारे बहुत सारे साथियों की नौकरी चली गई, बहुत सारे सहयोगियों की सैलरी खत्म हो गई, वो तबाही वहाँ भी है। तो गोदी मीडिया को भी कुछ मिला नहीं वैसे वेणु इस भजन संध्या के नित्य कार्यक्रम के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अर्थव्यवस्था और जीडीपी में आई इस माइनस गिरावट पर लगातार और भी बातचीत करते रहेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर कफील खान और देवांगना कालिता को जो जमानत मिली है उस फैसले पर भी बात करेंगे। बगैर सबूत के और सिर्फ भाषण देने के नाम पर कल पुलिस आपको कई संगीन धाराओं में बंद कर दे तो आप किस नए भारत का गुणगान करना चाहेंगे? आपको लगेगा कि आपके साथ नहीं हो सकता है, मगर जो दूसरों के साथ खुलेआम हो सकता है वो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? कभी आप खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या वाकई आपने ऐसा भारत चाहा था कि जिसे मर्जी थाने में बंद कर दो, संगीन धाराएं लगा दो ताकि महीनों तक जेल में सड़ जाए कोई? क्या ऐसा भारत वाकई आपने चाहा था? डॉक्टर कफील खान को आज जमानत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने जो कहा है उसे पढ़िएगा और डरिएगा कि पुलिस के दम पर आपकी जिंदगी में क्या कुछ किया जा सकता है। इसी तरह दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में देवांगना कालिता के खिलाफ भी 4-4 एफआईआर लगा दी गई। 3 में जमानत मिलनी है और आज एक केस में जमानत मिली है। ये दोनों केस और इन दोनों की जमानत को लेकर अदालत की टिप्पणी किसी भी विवेकवान नागरिक का सर झुका दे कि पुलिस किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खेल खेल सकती है। डॉक्टर कफील खान को 29 जनवरी 2020 के रोज कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भाषण देने के 45 दिन बाद गिरफ्तारी को मुश्किल बनाने के लिए बाद में कई धाराएं जोड़ी गईं। जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा लगा दी गई। यह डॉक्टर लिखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि वह बेकसूर है, उसे रिहा किया जाए, कि वो कोविड के मरीजों के इलाज में अपनी जान देना चाहता है। मगर किसी का दिल नहीं पिघला। 6 महीने से डॉक्टर कफील खान जेल में बंद थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने डॉक्टर खान, जो वर्तमान में मथुरा जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ एनएसए के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। एनएसए के तहत डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लेना, हिरासत की अवधि बढ़ाना गैर कानूनी है। इन्हें तुरंत रिहा किया जाए, ये अदालत ने कहा है गैर कानूनी। कोर्ट ने कहा है कि उनके भाषणों को पूरा पढ़ने से कहीं नहीं लगता कि डॉक्टर कफील खान नफरत या हिंसा फैलाना चाहते थे। कहीं भी उन्होंने अलीगढ़ में शांति और सद्भावना नष्ट करने की धमकी नहीं दी। उनके भाषण में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आह्वान हैं। भाषण में किसी भी तरह की हिंसा की निंदा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिलाधिकारी ने भाषण के मूल सार को समझने के बजाय चुनिंदा हिस्से को चुन लिया था।
उनका पूरा भाषण जांच का विषय है और लंबित है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी चिंता यह है कि क्या कोई विवेकवान व्यक्ति इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है जिस पर अलीगढ़ के जिलाधिकारी पहुंचे। पहली नजर में देखने से लगता है कि भाषण ऐसा नहीं है कि कोई विवेकवान पुरुष ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या यह बात सिहरन पैदा नहीं करती है कि महज भाषण देने के आरोप में 6 महीने आप जेल में सड़ा दिए जाएं, आपको जमानत तक ना मिले? यह किस राज्य और किस नए भारत का इंसाफ है? अदालत ने साफ कहा है कि उनके भाषण में ऐसा कुछ नहीं लगता जिससे हिंसा की बात हो, भारत की एकता को तोड़ने की बात हो, मगर फिर भी अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने कफील खान के खिलाफ रासुका लगा दिया, जिसके कारण कोई बेकसूर 6 महीने जेल में रहता है। इस जिलाधिकारी का नाम मैं आपको नहीं बताना चाहता, ना आदेश में है। आप पता कीजिए कि यह जिलाधिकारी कौन है। कायदे से इस मामले का इंसाफ यह होना चाहिए कि डॉक्टर कफील खान अदालत से गुजारिश करें कि वो इस जिलाधिकारी की सरकारी गाड़ी में 6 महीने ड्राइवर बनना चाहते हैं, ताकि हर दिन और हर समय यह जिलाधिकारी देखे और अपनी गलती का एहसास करे कि एक डॉक्टर को बिना किसी कसूर के उसने 6 महीने के लिए जेल में सड़ा देने के लिए रासुका लगाई, ताकि ये प्रायश्चित करने का मौका मिले। उसी तरह से दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार दिव्यांगना कालिता के खिलाफ भी सबूत नहीं मिले। दिव्यांगना भी 2 महीने से जेल में बंद रही। दिव्यांगना कालिता के खिलाफ दिल्ली दंगों में कथित रूप से साजिश के आरोप में 4 FIR हुई थी। आज जो जमानत मिली है वो FIR नंबर 50/2020 में मिली है, जो जाफराबाद इलाके में दंगों से संबंधित है। दिव्यांगना के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ हिंसा में भागीदारी के कोई सबूत नहीं है, सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध कर रही थी। दिल्ली पुलिस के पास जितने भी CCTV फुटेज थे उनमें से किसी में भी दिव्यांगना दिखाई नहीं देती है। ना ही उनका नाम इस मामले में सह आरोपी शाहरुख ने अपने बयान में लिया था। बार एंड बेंच में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का एक अंश छपा है, जिसमें अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता को जमानत देने से प्रतिवादी की जांच पर कोई अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसे आगे अनावश्यक उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत से पीड़ित होने से रोका जाएगा। अदालत ने कहा है कि दिव्यांगना की उपस्थिति शांतिपूर्ण आंदोलन में देखी गई है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। हालांकि दिल्ली पुलिस किसी भी तर्क को प्रस्तुत करने में विफल रही है कि उसने अपने भाषण में विशेष समुदाय की महिलाओं को उकसाया या घृणास्पद भाषण दिया, जिसके कारण एक युवक की कीमती जिंदगी कुर्बान हो गई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करता है कि याचिकाकर्ता ने अपराध किया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तर्कों में कोई तत्व नहीं है और जिन मामलों पर भरोसा किया गया है वे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई मदद नहीं करते। इसी तरह दिव्यांगना के साथ पिंजड़ा तोड़ की नताशा नरवाल भी दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में है। दिल्ली पुलिस ने एक सुरक्षित वेब लिंक के जरिए नरवाल की केस डायरी कोर्ट को दी है, ये मांग करते हुए कि इसे नरवाल के वकीलों को ना दिखाया जाए। नरवाल और कालिता पर UAPA और अन्य धाराओं के तहत 33 इल्जाम लगे। नताशा के वकील ने मांग की है कि उनकी सुनवाई जल्द की जाए, क्योंकि वे JNU में PhD के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। दिल्ली दंगों से संबंधित जांच का यही हश्र है, हाल है। जमानत मिलना, दोष मुक्त होना नहीं है, लेकिन अदालत ने यह भी तो कहा है कि अभी तक कोई साक्ष्य नहीं है। इसका किसी को अफसोस नहीं होता। आवाज उठाने वालों को ऐसी सजा दी गई जिसका कई हफ्तों की जांच के बाद कोई ठोस कानूनी आधार नहीं मिलता है। पूछताछ के नाम पर प्रोफेसर अपूर्वानंद, राकेश रंजन, हनी बाबू जैसे लोग थाने में घंटों बिठा दिए जाते हैं। हनी बाबू प्रोफेसर को जेल में बंद कर दिया गया है। सबकी बारी की याद दिलाकर इंसाफ का यह तरीका नागरिकों को हमेशा के लिए कमजोर कर रहा है, डरा रहा है। जिन्हें लगता है कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, याद रखिए सबसे पहले उन्हीं के साथ ऐसा होगा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।